छात्रों, आज हम ममता कालिया की बोलने वाली औरत इस कहानी को समझने जा रहे हैं। इसके पहले ममता कालिया का संक्षिप्त परिचय हम देखते हैं। चर्चित साहित्यकार ममता कालिया का जन्म 2 नवंबर 1940 ईस्वी को वृंदावन, उत्तर प्रदेश में हुआ है। उनकी शिक्षा दिल्ली, मुंबई, नागपुर और इंदौर शहर में हुई। उनके पिता स्वर्गवासी विद्याभूषण अग्रवाल अध्यापक थे। कुछ दिनों तक वे आकाशवाणी में भी कार्यरत रहे। वे हिंदी और अंग्रेजी साहित्य के विद्वान थे। ममता के ऊपर अपने पिता के व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप पड़ी है। हिंदी कहानी के परिदृश्य पर उनकी उपस्थिति 7वें दशक में निरंतर बनी हुई है। उन्होंने अपने लेखन में रोज़मर्रा के जीवन में संघर्ष करने वाली स्त्री को प्रमुखता दी है। देखिए, ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रस्तुत जो हमारी कहानी है बोलने वाली औरत, उसमें भी यही समस्या या इसी विषय को केंद्र में रखा है। देखिए कि रोज़मर्रा के जीवन में संघर्ष जो आते हैं स्त्री के जीवन में, उसको ही उन्होंने अपनी कहानियों में लिखा है। अपनी रचनाओं में वह न केवल स्त्रियों से जुड़े सवाल उठाती है, बल्कि उन्होंने उनके उत्तर देने की कोशिश भी की है। जीवन की जटिलताओं के बीच जी रहे उनके पात्र एक निर्भय और श्रेष्ठतर सुलूक की मांग करते हैं। देखिए, ये वाक्य भी बहुत ही मायने रखता है कि जो कविता कहानी है हमारी बोलने वाली औरत, उसमें भी यही दिखाया गया है कि जीवन की जो जटिलता है, जो समस्या है, उनमें अपना जीवन व्यतीत करने वाले एक स्त्री हमें दिखाई देती है। और वह स्त्री किस तरह से निर्भय और वह श्रेष्ठतर सलूक की मांग वह रखती है, यह हमें इस कहानी में भी दिखाई देता है। जहाँ आक्रोश और भावुकता की जगह सत्य और संतुलन का आग्रह है। लगभग आधी सदी के कालखंड में उन्होंने 200 से अधिक कहानियाँ जो है उनकी रचना की है। तो इसमें काफ़ी सारे इस तरह के कृतियाँ हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम प्रस्तुत कहानी में जाते हैं। देखिए, बोलने वाली औरत, तो स्पष्ट ही है कि इस कहानी में एक औरत है, उसके जीवन की समस्याओं को दिखाया गया है और वह औरत चाहती है कि उस समस्या से वह बाहर आए। ठीक है, तो प्रस्तुत कहानी है हमारी बोलने वाली औरत। यह झाड़ू सीधी किसने खड़ी की है? बीजी ने त्योरी चढ़ाकर विकट मुद्रा में पूछा। जवाब न मिलने पर उन्होंने मीरा को धमकाया, इस तरह से कभी झाड़ू रखी तो या की तो। इस तरह से यानी यहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वह एक उनमें अलग एक धारणा होती है, तर्क होते हैं, और उसी धारणा के आधार पर घर परिवार में जो छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, उनको वह अपनी सलीके से करना चाहती है और आने वाली पीढ़ी को भी वही बताते हैं। तो मीरा नाम की उनके एक तरह से घर में नौकरानी है और उस नौकरानी से भी वह वही अपेक्षा रखती है कि झाड़ू हमेशा नीचे रखना चाहिए, ना कि खड़ा करके। वह कहना चाहती थी कि मीरा को काम से निकाल देगी तो उन्हें पता नहीं नौकरानी कितनी मुश्किल से मिलती है। फिर मीरा तो वैसे भी हमेशा छोड़ो छोड़ो में मुद्रा में रहती है। तो हर घर की यही कहानी होती है। जो नौकरानी होती है वह यानी मानो जो परिवार वाले हैं उन पर एहसान जताती है कि वह उनका काम करती है, और करती भी कैसा है, जो न के बराबर हो। मैंने नहीं रखी, मीरा ने ऐंठ कर जवाब दिया। क्यों रखी थी? तुझे इतना नहीं मालूम कि झाड़ू खड़ी करने से घर में दलिंदर आता है, कर्ज बढ़ता है, रोग जड़ पकड़ लेता है। तो ये दुष्परिणाम है झाड़ू को खड़ा रखने के, कि घर में दलिंदरता आ जाती है, कर्ज बढ़ता है, रोग जड़ पकड़ लेता है। यह तो मैंने कभी नहीं सुना है। जाने कौन गाँव की है तू? माँ के घर से कुछ भी तो सीखकर नहीं आई। काके का काम वैसे ही ढीला चल रहा है, तू और झाड़ू खड़ी रखी, यही सीख है तेरी। इस तरह से वह बताना चाहती है कि उसके बेटे का काम पहले से ही अच्छा नहीं चल रहा है, और ऊपर से तू इस झाड़ू को अगर सीधा रखेगी तो वह गलत होगा। मेरा ख्याल है कि झाड़ू घुसल खाने के बीचों बीच भीगती हुई पसली हुई छोड़ देने से दलिंद्रता आ जाती है, तीलियाँ गल जाती है, रस्सी ढीली पड़ जाती है और गंदी भी उतनी लगती है। तो वह
देखिए तर्क देती है कि नीचे रखने से कोई नहीं होता। जो गुसल खाने में यानी जिसे हम टॉयलेट या बाथरूम कहते हैं, तो वहाँ पर जो साफ़ करने वाला झाड़ू होता है, अगर उसे सीधा खड़ा रखा जाए तो उसमें का जो अनावश्यक पानी है वह निकल जाएगा और वह साफ़ सुथरा रहेगा। हालांकि यहाँ पर वहाँ पर भी यह जो बीजी है वह चाहती है कि उसको नीचे रखना चाहिए, ना कि खड़ा करके रखना चाहिए। और एक पढ़ी लिखी औरत होने के कारण यह मीरा भी चाहती है कि अगर उसे नीचा रखा जाए तो उसमें पानी घुस जाएगा और वह पानी के कारण गंदा हो जाएगा। ठीक है। आज तो मैंने माफ़ कर दिया, फिर कभी झाड़ू खड़ी न मिले समझी, बीजी झुलझा गई। कैसी जाहिल और जिद्दी लड़की ले आया है काका, लाख बार कहा था कि कूदे सिन से ब्याह न कर, पर नहीं, इसके सिर पर तो भूत सवार था। शिखा को हंसी आ गई। बीजी अपने को बहुत सही और समझदार मानती है, जबकि अक्सर उनकी बातों में कोई तर्क नहीं होता। तो इस तरह से यहाँ पर यह मीरा की बात हो रही है। और अब ये जो शिखा पात्र हमें मिला है वह इस बीजी की बहू है और वह उस पर हंसती है कि यह जो तर्क दे रही है बीजी बुजुर्ग औरत वह गलत है। उसे हंसते देखकर बीजी का खून खोल गया। उसे तो बिल्कुल अकल नहीं है, उन्होंने मीरा से कहा। इस तरह से जो सास बहू की नोकझोंक है वह यहाँ पर दिखाई देती है। बीजी चाय पिएगी, शिखा ने पूछा। बीजी उसकी तरफ पीठ करके बैठी रही। शिखा की बात का जवाब देना वे जरूरी नहीं समझती। वैसे भी उनका ख्याल है कि शिखा के स्वर में खुशामदी की कमी रहती है। शिखा ने चाय का गिलास उनके आगे रखा तो वह भड़क गई। वैसे ही मेरा कब्ज के मारे बुरा हाल है, तू चाय पिला पिला कर मुझे मार डालना चाहती है। तो ये एक वैसे तर्कपूर्ण बात बीजी ने कही है कि जिसको भी कब्ज होता है, जिनका भी पेट साफ नहीं होता, उन्हें चाय कम ही पीनी चाहिए। और यहाँ पर उनका ये एक तरह से समस्या है और यहाँ पर शिखा ने उन्हें चाय पिलाने की कोशिश की है। शिखा का शौहर कपिल, देखिए यह पात्र भी हमें मिला है। देखिए अभी तक कौन मिला है, मीरा नौकरानी है, बीजी है और शिखा, और अभी शिखा का पति कपिल मिला है। इस तरह के ये 4 पात्र हमारे सामने हैं। अपने घर वालों से इन अर्थों से भिन्न था कि आमतौर पर उसका सोचने का एक मौलिक तरीका था। शादी के ख्याल से जब उसने अपने आसपास देखा तो कॉलेज में उसे अपने से 2 साल जूनियर बीएससी में पढ़ती शिखा अच्छी लगी थी। सबसे पहली बात यह थी कि वह उन सब औरतों से एकदम अलग थी जो उसने परिवार अपने परिवेश में देखी थी। शिखा का पूरा नाम दीपशिखा था, लेकिन कोई नाम पूछता तो वह महज नाम नहीं बताती। मेरे माता पिता ने मेरा नाम गलत रखा है, मैं दीपशिखा नहीं अग्निशिखा हूँ, वह कहती है। तो इस तरह से इनका परिवेश बताने की कोशिश यहाँ पर लेखिका ने की है। लेखिका है ममता कालिया। तो इस तरह से उसका नाम दीपशिखा था, लेकिन यहाँ पर वह दीपशिखा कहती है कि मैं तो अग्निशिखा हूँ, यानी जहाँ पर भी गलत लगता है वहाँ पर वह उस समस्या का निराकरण करने वाली है, इसलिए उसे दीपशिखा अग्निशिखा वह अपने आप को मानती है। वास्तव में जो दीपशिखा होती है वह हमेशा जलती रहती है, तो वह जलने का काम नहीं चाहती, क्योंकि जलना यानी घुट घुट कर मरना है, ऐसा वह मानती है। दीपशिखा की तरह वह हमेशा प्रज्वलित रहती है, कभी किसी बात पर, कभी किसी सवाल पर, तब उसकी तेजी देखने लायक होती है। उसकी वक्रता से प्रभावित होकर कपिल ने यह सोचा कि वह शिखा को पाकर रहेगा। पढ़ाई के साथ साथ वह पिता के व्यवसाय में भी लगा था, इसलिए शादी से पहले नौकरी ढूंढने की उसे ज़रूरत नहीं थी। बिना किसी आडंबर, दहेज या नखरे के एक सादे समारोह में वह विवाह सूत्र में बंध गए। शिखा उसकी आत्मनिर्भरता, खूबसूरती और स्वतंत्र सोच से प्रभावित हुई। तो ये गुण कपिल में थे कि वह आत्मनिर्भर था, अच्छा था देखने में और अच्छी सोच भी उसकी थी। तब उसे वह नहीं पता था कि प्रेम और विवाह 2 अलग अलग संसार है। देखिए ये बात बहुत ही महत्व रखती है कि प्रेम अलग होता है और विवाह अलग होता है, जिसके मायने अलग अलग होते हैं, नियम अलग होते हैं, कानून अलग होते हैं। एक में भावना तो दूसरे में व्यवहार की ज़रूरत होती है। दुनिया भर में विवाहित औरतों का केवल एक स्वरूप होता है, उन्हें सहमति प्रधान जीवन जीना पड़ता है। देखिए हर विवाहित औरत को कौन सा जीवन जीना पड़ता है, सहमति प्रधान, यानी किसी के
विचारों से सहमत होना, बस वही उसका जीवन है। अपने घर की कारा में वह कैद रह जाती है। कारागृह, कारा का मतलब है जेल, या एक तरह से तुरुंगवास। हर एक दिन की दिनचर्या में वह अपनी अपनी तरह की समरसता रहती है। हर एक के चेहरे पर अपनी अपनी तरह की ऊब। तो इस तरह से हर किसी को खुश करने के लिए उसका सारा जीवन बीत जाता है। हर एक घर का ठर्रा है जिसमें आपको फिट होना है। ठर्रा का मतलब एक सांचा, एक तरीका होता है, और उसमें इस नई बहू को वहाँ पर फिट होना होता है। कुछ औरतें उस ऊब पर श्रृंगार का मुलामा चढ़ा देती है, पर उनके श्रृंगार में भी एक रसता होती है। शिखा अंदाज लगाती सामने वाले घर की नीता ने आज कौन सी साड़ी पहनी होगी, और प्राय उसका अंदाज ठीक निकलता। वही हाल लिपस्टिक के रंग का और बालों के स्टाइल का था। दुख की बात यह थी कि अधिकांश औरतों को इस ऊब और कैद में की कोई चिंता नहीं होती। तो इस तरह से हर एक परिवार में हम यही देखते हैं कि स्त्रियाँ जो है वह अपने सज धज और काम के तरीके से अपना जीवन व्यतीत करती है। वह हर सुबह 9:30 बजे सासों, नौकरों, नौकरानियों, बच्चों, माली और कुत्तों के साथ घरों में छोड़ दी जाती है। अपना दिन तमाम करने के लिए वही लंच पर पति का इंतज़ार, टीवी पर बेमतलब कार्यक्रम को देखना और घर भर के नाश्ते खाने, नौकरों की नोक पलक संवरना, चिकनी महिला पत्रिकाओं के पन्ने पलटना, दोपहर को सोना, सजे हुए घर को कुछ और सजाना, सास की जी हुजूरी करना और अंत में रात को एक जड़ नींद में लुढ़क जाना। तो जो घर में जो कामकाजी महिला नहीं है, ऐसी घर की जो औरतें होती हैं उनमें ये सभी काम करने पड़ते हैं। उनका जो एक ऊब निर्माण करने वाला या ऊबदायक जो वातावरण है, बोर करने वाला जो वातावरण है, वो वातावरण का वर्णन यहाँ पर ममता कालिया जी ने किया है। कपिल के घर आते ही बीजी ने उसके सामने शिकायत दर्ज की कि तेरी बीवी तो अपने को बड़ी चतुर समझती है, अपने आगे किसी को चलने नहीं देती, खड़ी खड़ी जवाब टिकाती है। इस तरह से वह जो बातें हैं वह एक तरह से सुनती नहीं है या हर बात का जवाब उसके पास होता है। कपिल को गुस्सा आया। शिखा को एक अच्छी पत्नी की तरह चुप रहना चाहिए, खास तौर पर माँ के आगे। उसने घर को कॉलेज का डिबेटिंग मंच समझ रखा है और माँ को प्रतिपक्ष का वक्ता। उसने कहा, मैं उसे समझा दूंगा, आगे से बहस नहीं करेगी। तो इस तरह से इस बात को भी आप समझते हैं कि किस तरह से डिबेटिंग का मतलब है वाद विवाद, विचारों को रखना, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन घर में ये कानून नहीं चलता। उल्टी खोपड़ी की है बिल्कुल, वह समझ ही नहीं सकती। माँ ने मुंह बिचकाया। रात उसने कमरे में शिखा को कहा, तुम माँ से क्यों उलझती रहती हो दिन भर। इस बात का विलोम भी उतना ही सच है, यानी उल्टा। तो यहाँ पर जो कपिल ने अपनी पत्नी को शिखा को समझा रहा था, शिखा भी उसे उतना समझा रही थी, अर्थात विलोम करता उल्टा। तो और हम अनुलोम विलोम में बात नहीं कर रहे हैं, एक संबंध है जिसकी इज्जत तुम्हें करनी चाहिए। अर्थात यहाँ पर पक्ष और प्रतिपक्ष, यह वाद और उसका विवाद, यह समझने की बात नहीं थी। और कपिल नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी उसकी माँ के साथ इस तरह से बातें करे या उनकी हर बातों को एक समझदारी के साथ निभाए और केवल उनकी बातों को सुने और उसका जवाब ना दे, गलत बातों की भी। तो यहाँ पर दीपशिखा कहती है कि जो गलत है उन बातों को भी अच्छी तरह से सुन लेना। माँ की कोई बात गलत नहीं होती। देखिए यहाँ पर ये जो कपिल है वह अपनी माँ की बाजू लेता है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, ऐसे दीपशिखा कहती है। कपिल देश में आ गया। तुमने माँ को इनपरफेक्ट कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम हमेशा ज़्यादा बोल जाती हो और गलत भी। तो ये तो हर घर की कहानी है। इस तरह से कपिल जो है वह अपने माँ चाहे जो जितनी भी गलतियाँ करे या बुरी भली बात कहे, तो उसे दीपशिखा ने शांति से सुनना चाहिए, इस तरह की अपेक्षा करता है। तुम मेरी आवाज़ बंद करना चाहते हो, दीपशिखा कहती है।
मैं एक शांत और सुरुचिपूर्ण जीवन जीना चाहता हूँ। तो कपिल चाहता है कि रोज की किचकिच ना हो, जो सास बहू के झगड़े हैं वह ना हो। शिखा अंदर तक जल गई इस उत्तर से, क्योंकि वह उत्तर 1000 नए प्रश्नों को जन्म दे रहा था। उसने प्रश्नों को होठों के क्लिप से दबाया और सोचा अब वह बिल्कुल नहीं बोलेगी, यहाँ तक कि ये सब उसकी आवाज़ को तरस जाएंगे। देखिए, वह इतनी एक तरह से दुखी हो गई कि वह अब नहीं चाहेगी कि किसी भी बात के लिए वह अपना मुंह खोलेगी, लेकिन निश्चय ही इससे निभ न पाता। बहुत जल्द कोई ना कोई ऐसा प्रसंग उपस्थित हो जाता कि ज्वालामुखी की तरह फट पड़ती और एक बार फिर बदतमीज़ और बेजुबान कहलाई जाती। तब शिखा बेहद तनाव में आ जाती। उसे लगता कि घर जैसे टॉयलेट होता है और ऐसे एक टॉयलेट भी होना चाहिए जहाँ खड़े होकर वह अपना गुब्बार निकाल दे, जंजीर खींचकर बातों को बहा दे और एक सब शांत मुद्रा से बाहर आकर जाए। उसे यह भी बड़ा अजीब लगता कि वह लगातार ऐसे लोगों से मुखातिब है जिसे उसके इस भारी भरकम शब्दकोश की ज़रूरत नहीं है। घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए सिर्फ 2 शब्दों की दरकार थी, जी और हाँ जी। देखिए, बहुत बड़ी बात यहाँ पर की है। हर एक नई बहू के लिए ये प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब भी वह किसी नए परिवार में अपना अस्तित्व ढूंढती है तो उसको ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि जो उस घर में बुज़ुर्ग होते हैं उनके अपने नियम कायदे होते हैं, तौर तरीका होता है जीवन जीने का, और वे चाहते हैं कि उसी तरीके से, उसी तौर से वहाँ पर नई बहू ढले और उसकी किसी बातों को तवज्जो नहीं दी जाती। उसको नज़रअंदाज करना ही यहाँ पर जो बुज़ुर्ग है वह अपना अधिकार मानते हैं। और इस तरह से यहाँ पर लेखिका एक उदाहरण देकर कहती है कि जिस तरह से टॉयलेट में जाकर कोई भी व्यक्ति अपने आप की जो अपनी गंदगी जो है उसको निकाल देता है और एक फ्रेश महसूस करता है, उसी तरह से जो गलत है उन बातों को बोल देना या उसे सुधार लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। तो यहाँ पर देखिए, लेखिका आगे कहती है, कल छोले बनेंगे जी, छोले बनेंगे, पैजामे के नाड़े बदलने चाहिए, हाँ जी पैजामे के नाड़े बदल देने चाहिए। उसने अपने जैसी कई स्त्रियों की बातें करके देखा। अब से अपने घर बार के लिए बहुत संतोष और गर्व था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर यानी जो जिस घर में इस तरह की बुज़ुर्ग सदस्य हो और वे जैसा चाहे वैसे अगर परिवार की जो नई नवेली बहू हो या स्त्री हो वह अगर करती है तो वह घर स्वर्ग बन जाता है, इस तरह की कल्पना की जाती है। और यहाँ पर लेखिका स्वयं दीपशिखा के माध्यम से कहना चाहती है कि जब दीपशिखा अनेक ऐसी स्त्रियों से मिलती है तो वह अपने जीवन को इसलिए धन्य मानती है कि वह बुज़ुर्गों के हाँ और जी हाँ में ही अपने जीवन को एक तरह से कृतार्थ मानती है, सार्थक मानती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हमारी दीपशिखा है वह व्यथित है और जो भड़ास है उसके मन में वह कहीं ना कहीं अटकी हुई है। हमारे तो ये ऐसे हैं, हमारे तो वे वैसे हैं, जैसा कोई नहीं हो सकता। हमारे बच्चे तो बिल्कुल लवकुश की जोड़ी है, हमारा बेटा तो पढ़ने में इतना तेज़ है कि पूछो मत। शिखा को लगता है उसी में शायद कोई कमी है जो इस तरह के संतोष में लबालब भरकर मेरा परिवार महान के राग नहीं अलाप सकती। तो इस तरह से जो अगर कई स्त्रियों को हम एक साथ उनकी बातचीत पर गौर करें तो ये सभी उदाहरण हमें मिलते हैं कि वह अपने पति और बच्चों की वाहवाही करती है, परिवार के सदस्यों की वाहवाही करती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यह जो दीपशिखा है वह कहती है कि ऐसा दिन कब आएगा जब वह भी मेरा परिवार महान इस तरह का राग जो है वह अलापेगी। रातों में बिस्तर में पड़े पड़े वह देर तक सोती नहीं, सोचती रहती उसकी नियति क्या है, न जाने कब कैसे एक फुल टाइम गृहिणी बनती गई, जबकि उसने ज़िंदगी की एक बिल्कुल अलग तस्वीर देखी है। कितना अजीब होता है कि दो लोग बिल्कुल अनोखे अंदाज में, अकेले अंदाज में इसलिए टकराए क्योंकि वह अब उन्हें मौलिकता बर्दाश्त नहीं होती। तो इस तरह से यहाँ पर लेखिका कहती है कि
उसका वह जीवन जो है वह बिल्कुल बदलने वाला नहीं है। देखिए कैसे हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। बिस्तर को रातों को बिस्तर में पड़े पड़े वह देर तक सोती नहीं, सोचती रहती उसकी नियति क्या है, न जाने कब कैसे एक फुल टाइम गृहिणी बनती गई, जबकि उसकी ज़िंदगी की बिल्कुल एक अलग तस्वीर देखी थी। कितना अजीब होता है कि दो लोग बिल्कुल अनोखे अलग अंदाज में इसलिए नज़दीक आए कि वह एक दूसरे की मौलिकता यानी जो महत्व है दोनों का वह उसकी कद्र करे, महज इसलिए टकराए क्योंकि अब उन्हें मौलिकता बर्दाश्त नहीं और उनका जो महत्व है उनमें जो खूबियाँ हैं उन खूबियों को वह अगर नज़रअंदाज कर दे तो वह गलत होगा। दरअसल वे दोनों अपने अपने खलनायक के हाथों मार खा रहे थे। यह खलनायक था रूटीन, जो जीवन की खूबसूरती को दीमक की तरह चाट रहा था। कपिल चाहता था कि दीपशिखा एक अनुकूल पत्नी की तरह रूटीन का हिस्सा अपने ऊपर ओढ़ ले और उसे अपने मौलिक सोच विचार के लिए स्वतंत्र छोड़ दे। शिखा की भी यह उम्मीद थी कि उनकी ज़िंदगी का रूटीन या ठर्रा इससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली था। अल सुबह एक मिनट अल सुबह का वह कॉकबेल की पहली कर्कश ध्वनि के साथ जग जाती और रात के 12 बजे टन टन घंटे के साथ सोता। बीजी घर के इस रूटीन का चौकीदार तैनात थी। घर की दिनचर्या में जरा सी भी देर सवेर उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। शिखा जैसे तैसे रोज का काम निपटाती और जब घर समस्त घर सो जाता, मुँह हाथ धो कपड़े बदल कर एक बार फिर वह अपना दिन शुरू करने की कोशिश करती। उसे सोने में काफ़ी देर हो जाती और अगली सुबह उठने में भी उसके सभी आगामी काम थोड़े पिछड़ जाते। बिजी का हिदायतनामा शुरू हो जाता। यह आधी आधी रात तक बत्ती जलाकर क्या करती रहती है तू? ऐसे कहीं तू राइस घर चलता। ससुर 1940 में सीखा हुआ मुहावरा टिका देते, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वगैरह वगैरह। हिदायतें सही होती पर शिखा को बुरी लगती। वह बेमन से झाड़न पोछन का रोजनामा हाथ में उठा लेती, जबकि उसका दिमाग किताब कागज और कलम की मांग करता रहता। कभी कभी छुट्टी के दिन कपिल के घर के कामों में उसकी मदद करता। बीजू उसे टोक देती, ये औरतें वाले काम करता है तो अच्छा नहीं लगता, तो बिल्कुल जोरों का गुलाम हो गया है। तो इस तरह से घर में जो बुज़ुर्ग है, सास ससुर है, वह इस जो दुल्हन है या एक तरह से बहू है, उसके अपना जो संस्कार है वह उस पर लादना चाहते हैं। हालांकि उसकी जो जीवनचर्या है वह अलग है। घर में एक सहज और सघन संबंध को लगातार ठोक पीट कर यांत्रिक बनाया जा रहा था। एकांत में जो भी तन्मयता पति पत्नी के बीच जन्म लेती, दिन के उजाले में उसकी गर्दन मरोड़ दी जाती। बीजी को संतोष था कि वह परिवार का संचालन बढ़िया कर रही है। तो इस तरह से यहाँ पर शायद रात में उन पति पत्नियों के बीच समझौता हो जाता था कि किस तरह से जीवन जीना चाहिए, लेकिन जैसे ही दिन हो जाता तो बीजी उनके विचारों को कुचल देती। वे बेटे से कहती, तू फिक्र मत कर, थोड़े ही दिन में उसे ऐन पटरी पर ले आऊँगी। पटरी पर शिखा तब भी नहीं आई जब 2 बच्चों की माँ हो गई। बस इतना भर हुआ कि उसे अपने सभी सवालों का रुख अन्य लोगों से हटाकर कपिल और बच्चों की तरह कर लिया। बच्चे अभी कई सवालों के जवाब नहीं जानने के लायक नहीं हुए थे। इस तरह से ना बच्चे अभी छोटे थे और शिखा चाहती थी कि यहाँ पर केवल वह अपने बच्चों और कपिल पर ध्यान दे। इस तरह से बल्कि लाड़ प्यार से दोनों के अंदर एक तार्किक तुका मिजाजी आ बैठी थी। स्कूल से आकर वे दिन भर वीडियो देखते, गाने सुनते, आपस में मारपीट करते और जैसे तैसे अपना होमवर्क पार लगाकर सो जाते। कपिल अपने व्यवसाय से बचा हुआ समय अखबारों पत्रकारिता
काओ और दोस्तों में बिताता। अकेली सीखा घर का, कारा में कैद घटनाहीन दिन बिताती रहती। वह जीवन के पिछले 10 सालों और अगले 20 सालों पर नज़र डालती और घबरा जाती। क्या उसे वापस दीपशिखा अग्निशिखा की बजाय दीपशिखा बनकर ही रहना होगा, मध्यम और मधुर मधुर जलना होगा? वह क्या करे अगर उसे अंधर तेल की जगह लावा भरा पड़ा है? देखिए, यहाँ पर फिर स्पष्ट होता है कि किस तरह से किसी भी औरत के लिए अपने जीवन में पति, बच्चे और परिवार को बहुत महत्व देना पड़ता है। उसकी इच्छा, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं सबको अलग करना पड़ता है। और तो इस तरह से 10 सालों में उसके 2 बच्चे और परिवार में वह इस तरह से कैद हुई थी कि उसका खुद का जो वजूद था या खुद की जो इच्छा आकांक्षाएं थी वह पूरी नहीं हो पा रही थी। तो इस तरह से वह दीपशिखा बनती जा रही थी जो मध्यम और मधुर मधुर जल रही थी। वास्तव में वह अग्निशिखा थी और वह कुछ जो गलत हो रहा है घर में उसको वह नहीं करना चाहती थी। रोज़ लगता था कि उन्हें अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करना चाहिए। इसी उद्देश्य से उसने कपिल से कहा, क्यों नहीं हम 2-4 दिन कहीं घूमने चले? कहाँ? कहीं भी, जैसे जयपुर या आगरा। वहाँ देखने को बहुत कुछ है। हम घूमेंगे, कुछ नई और नायाब चीज़ खरीदेंगे, देखना एकदम फ्रेश हो जाएंगे। ऐसी सब चीज़ें यहाँ भी मिलती है। सारी दुनिया का दर्शन जब टीवी पर हो जाता है तो वहाँ जाने का क्या तुक है? तो यहाँ पर ये बहुत गलत बात है। देशाटन करने से या यात्रा करने से हमारी सोच बदल जाती है, दुनियादारी की समझ हमें आ जाती है और हमारे ज्ञान की जो सीमाएं है वह काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए इसका जवाब शिखा किस तरह से देती है। तुक के सहारे दिन कब तक बिताएंगे? तुक यानी केवल आधार लेकर, जो पुरानी बातें हैं उन बातों को लेकर हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि जीवन बहुत तेज़ी से बदलता है, परिवर्तित होता है। और यही एक प्रसंग है या घटना है कि जो कभी नहीं बदलता, जिसे परिवर्तन कहा जाता है। और जीवन का ये तो नियम है कि उसमें परिवर्तन अनिवार्य है। इसलिए अगर जीवन को बदलना है तो यात्राएं बहुत मायने रखती है, ना कि जो पुराने हमारे घिसे पिटे तत्व है या तुक जिसे कहा जाता है वह हर समय काम नहीं आते। इसका मतलब अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यही पड़े पड़े एक दिन दरखस्त बन जाएंगे, यानी यही हमारा जीवन होगा। इसके पहले भी बच्चों ने इस बात को मजाक में लिया कि कल तुम कहोगे अंडमान चलो घूमने। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे जितने भी स्वतंत्र सैनिक रहे, चाहे वह स्वतंत्र वीर सावरकर हो, उन्होंने किस तरह से काला पानी की सज़ा वहाँ पर भोगी थी। तो ये तो सभी हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए। इसके लिए अगर हम अंडमान की सैर करते हैं, अंडमान को समझते हैं तो बहुत 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 मायने रखता है वह कि किस तरह से स्वतंत्र जो है हमारे लिए बहुत मायने रखता है। उसको आबादित रखना हमारा काम है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने उसके लिए अपना समस्त जीवन अर्पित किया है और किन किन दुखों को झेला है, किन समस्याओं से वे यहाँ पर हमारा जो ये स्वतंत्र है वह खींच कर लाए हैं। तो ये बातें समझने बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर आगे क्या किस तरह से वर्णन किया गया है कि इसका मतलब हम कहीं नहीं जाएंगे, यही पड़े पड़े एक दिन दरखस्त बन जाएंगे। तुम अपने दिमाग का इलाज कराओ, मुझे लगता है तुम्हारे हार्मोन्स बदल रहे हैं। देखिए इतनी तो समझ कपिल में है कि हो सकता है कि उसकी अब उम्र हो गई है और इस तरह से वो बेतुकी बातें कर रही है। हालांकि ये बेतुकी नहीं बल्कि बहुत महत्वपूर्ण बातें कर रही है। तुम्हारे अंदर बराबर का बोलना एक रोग बनता जा रहा है। कल उल जलूल बातों में क्या रखा है? तो जो पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि जो पढ़े लिखे होते हैं वे बहस करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हर बात में उन्हें कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है, क्योंकि उनका जो नॉलेज है वह बड़ा होता है, उनकी जो सोच होती है उसका दायरा बड़ा होता है। और इसलिए इस सोच में हर किसी को लाना काफ़ी कठिन होता है। और वास्तव में जो अपने जो पुराने रीति या पूर्वाग्रह होते हैं, परंपराएं होती है, उन्हें छोड़ना नहीं चाहते तो उनके लिए तो वह काफ़ी
मुश्किल सा बन जाता है। देखिए, शिखा याद करती है कि वे प्यार के दिन जब उसकी कोई भी बात बेतुकी नहीं होती। एक इंसान को प्रेमी की तरह जानना और पति की तरह पाना कितना अलग था। उससे जिसे उसने निराला समझा वही औसत निकला। देखिए, यहाँ पर निराला यानी बहुत ही यूनिक, अलग सा उसने माना था उसे, तो वह तो औसत यानी साधारण सा निकला। इस तरह से कपिल की बात वह कर रही है कि उसने अपने लिए पति को जो जीवन साथी चुना था वह उसके लिए शायद अब ठीक नहीं है। वह नहीं चाहता जीवन के ठर्रे में कोई नयापन या प्रयोग। उसे एक परंपरा चाहिए जी हुजूरी की। उसे एक गांधारी चाहिए जो जानबूझकर न सिर्फ अंधी हो बल्कि गूंगी और बहरी भी। बच्चों ने बात दादी तक पहुंचा दी। बीजी एकदम भड़क गई। अपना काम धंधा छोड़कर काका जयपुर जाएगा क्यों? बीबी को सैर कराने। एक हम थे, कभी घर से बाहर पैर नहीं रखा, और अब जो आप तीर्थ के बहाने घूमने जाती है वह शिखा से रहा नहीं गया। तीरथ को घूमना कहती है, इतनी खराब जुबान पाई है तूने, कैसा गुजारा होगा तेरी गृहस्थी का। तो देखिए, जो सास बहू की तकरार है वह यहाँ पर हमें दिखाई देती है। काश गोदरेज कंपनी का कोई ताला होता मुंह पर लगाने वाला, तो ये लोग मेरे मुंह पर जड़कर चाबी सेफ में डाल देते। शिखा ने सोचा, सच ऐसे कब तक चलेगा जीवन? बच्चे शहजादों जैसा बर्ताव करते, नाश्ता करने के बाद झूठी प्लेटें कमरे में पड़ी रहती मेज पर। शिखा चिल्लाती, यहाँ कोई रूम सर्विस नहीं चल रही है, जाओ अपने झूठे बर्तन रसोई में रख कर आओ। नहीं करेंगे तो क्या कर लोगी? बड़ा बेटा हिकामत से कहता है। देखिए, ये गलत बात है कि जो बच्चे हैं वह अपने माता पिता का कहना ना माने या उनको उनके काम में हाथ न बटाए। न चाहते हुए भी शिखा मार बैठती है उसे। एक दिन बेटे ने, देखिए कितना मारेंगे, मार कर भी अगर वह नहीं सुधरते तो शायद उनमें काफ़ी खराबी आ जाती है, और इतनी खराबी आ जाती है, इसका नमूना हम देखिए आगे देखते हैं कि एक दिन बेटे ने पलट कर उसे मार दिया। हल्के हाथ से नहीं, भरपूर गुस्सा। मुंह पर होठ के अंदर तरफ एक मांस बिल्कुल चिथड़ा हो गया। शिखा सन्न रह गई। न केवल उसके शब्द बंद हो गए, जबड़ा भी जाम हो गया। बर्तन बेटे ने फिर भी नहीं उठाए। वे दोपहर तक कमरे में पड़े रहे। घर भर में किसी ने बेटे को गलत नहीं कहा। बहुत यानी जिसे हम कहेंगे कि इतनी बड़ी बात हुई है और किसी को कोई खोज खबर ही नहीं, ना ही उसकी प्रतिक्रिया है, तो ये बहुत गलत बात है। तो इस तरह से बच्चों को डांटना चाहिए, उन्हें अपनी गलती का एहसास कराना बहुत ज़रूरी है। और एक माँ को वह मार रहा है तो ये मेरे लिए तो बहुत ही असमंजस की बात है, और ये बर्दाश्त के बाहर की बात है। इसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हालांकि इस घर में बुजुर्ग हमने देखा है कि बीजी है, शायद ससुर भी है, शायद नहीं है ही, हमने देखा ना कि वह बार बार कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो इस तरह से अपने पोते को अगर वह अपनी बहू पर हाथ उठा रहा है तो ये उसे डांटना चाहिए या उसे समझाना बहुत ज़रूरी था। इस तरह से बीजी दर्शक की तरह वारदात देखती रही। उन्होंने कहा, हमेशा गलत बात बोलती है, इसी से दूसरों का खून खुलता है। शुरू से तूने ट्रेनिंग दी है, वैसा वह बना। ये तो बचपन से सिखाने वाली बात है। फिर तू बर्तन उठा देती तो क्या घिस जाता? उन्हीं के शब्द शिखा के मुंह से निकल गए। अगर ये रख देता तो इसका क्या घिस जाता? बदतमीज़ कहीं की, बड़ों से बात करने की अकल नहीं, बीजे ने कहा। ससुर ने सारी घटना सुनकर फिर 1940 का एक मुहावरा टिका दिया, इज सो सेल यू रिप, यानी जैसे बोओगे वैसा ही पाओगे। इस तरह की बात यहाँ पर उन्होंने कही है। कपिल ने कहा, पहले सिर्फ उसे सताती थी, अब बच्चों का भी शिकार कर रही है। तो देखिए, यहाँ पर भी गलत हो रहा है कि कपिल इस तरह से मानता है कि वह पहले अपने आप को सताया हुआ मानता था, अब बच्चे भी अपने आप को सताया हुआ मानते हैं।
अपनी माँ के कारण। शिका तो मैं हूँ, तुम सब शिकारी हो, शिका कहना चाहती थी, पर जबड़ा एकदम जाम था, होठ अब तक सूज गया था। शिका ने पाया परिवार में परिवार के शर्तों पर रहते रहते न सिर्फ वह अपनी अकल खो बैठी है, वरन अभिव्यक्ति यानी बोलने की ताकत भी वह खो बैठी है, क्योंकि उसे जख्म हुआ है। उसे लगा वह ठूसे से अपने मुंह में कपड़ा या सी डाले इस लोहे के तार से। तो उसे लग रहा है कि वह अपने मुंह को सी डाले या कोई कपड़ा ठूसे। तो ये बहुत बहुत स्वाभाविक और इस तरह से मार्मिक बात है कि जब परिवार में हमारे शब्दों का कोई मोल नहीं होता या उसे अनदेखा किया जाता है, जो बिल्कुल सही होते हुए भी उसे कोई भी एक तरह से जिसे मानना नहीं जाता, तो ये उस स्त्री के लिए मानो बहुत बहुत दुखदायी बात है। इसलिए यहाँ पर ये जो शिखा है वह भी चाहती है कि उसका मुंह जो है वह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए, उसके शरीर से कहीं कोई आवाज़ ना निकले, इसके यानी मुंह से नहीं बल्कि शरीर से भी कोई भी आवाज़ ना निकले, वह निस्तब्ध हो जाए, एक निष्प्रण हो जाए। इस तरह की वह एक तरह से जो निराशा है वह उसमें आ गई है। बस हाथ पांव परिवार के काम आते रहे, न निकले उस वक्त मुंह से बोल, लेकिन शब्द अंदर खलबलाते रहेंगे। घर के लोग उसके समस्त रंध्र बंद कर दे, फिर भी ये शब्द अंदर पड़े रहेंगे, खोलते और खदकते। जब मृत्यु के बाद भी उसकी चीरफाड़ होगी तो ये शब्द निकल भागेंगे शरीर से और जीती जागती इबारत बन जाएंगे। उसके फेफड़े से, गले के नली से, आंतड़ियों में चिपके हुए ये शब्द बाहर आकर तीखे, नुकीले, कटीले, जहरीले, असहमति के अग्रलेख बनकर छा जाएंगे घर भर पर। अगर वह उन्हें लिख दे तो एक बहुत तेज एसिड का आविष्कार हो जाएगा। फिलहाल उसका मुंह सूजा हुआ है, वह मुंह बंद करना चुप रहने की शर्त नहीं है। यह शब्द उसकी लड़ाई लड़ते